गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 17 ऑफ जून 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। कौन कौन से टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग? फायर सेफ्टी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको बड़ा पता अच्छे से कि इतना अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है मुखर्जी नगर में, दिल्ली में आग लग गई थी कोचिंग सेंटर में। तो आज फायर सेफ्टी के बारे में बात करेंगे कि फायर के रीजंस क्या क्या होते हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, एनडीएमए गाइडलाइंस वगैरह क्या है। तो इसको हम लोग जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट से इसको डिस्कशन करेंगे और यहीं पे एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट से, तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर अपडेट्स की गई हैं। सबको पता है कि भैया नई गवर्नमेंट जो है वो कई सारी अपडेट ला चुकी है एनसीईआरटी के अंदर। कई लोग गवर्नमेंट के इस मूव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कई लोग इसको फेवर कर रहे हैं। तो उसको पूरी चीज को हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल वे में करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में यानी कि आसाम के अंदर फ्लड आ गया है। हर साल ही मानसून के दौरान आता है, इस बार भी शुरू हो चुका है। तो फ्लड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रीजंस क्या है कि आसाम के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना जो है फ्रीक्वेंटली फ्लड क्यों आता है, कुछ उसके गाइडलाइंस वगैरह के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हम लोग जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट से ही कवर करेंगे। उसके अलावा यूएस से ईरान के बीच में हो सकता है एक पॉसिबल डील हो जाए। अगर वो डील हो जाती है तो उसका इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये आज एडिटोरियल में थोड़ा सा बताया गया है। उस डील की थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह आपको मैं बताऊंगा कि इजराइल के साथ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। खैर, हमारा जो मेजर कंसर्न है वो इंडिया रहेगा कि इंडिया के पर्सपेक्टिव हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है। देखिए, सैटरडे का दिन होता है और सैटरडे को टेक्स्ट सेक्शन आता नहीं है एग्जाम में, तो पेपर में तो बहुत ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं आते हैं सैटरडे को अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो भी हमारे पास आया है उसमें से कोशिश किया है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए। कुछ स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कल कि सर जो हम लोग यहाँ पे डीएनए करते हैं क्या ये हमारे लिए सफिशिएंट है पूरा करंट अफेयर तैयार करने के लिए। तो इसमें मेरा जो ऑनेस्ट आंसर है वो हो जाता है नो। लेकिन एक और ऑनेस्ट आंसर है कि यस, 70% आपकी प्रिपरेशन इससे हो जाती है। लेकिन करंट अफेयर तो पहली बात आपको 2 साल का करना है। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले लास्ट 2 ईयर से, अभी 1 साल के करंट अफेयर से काम नहीं चलेगा। 2 साल का आपको कम से कम चाहिए। दूसरी बात, द हिंदू के जो हम लोग आर्टिकल कवर करते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करते हैं हम लोग अपने डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। कुछ टॉपिक जो यहाँ पे रह जाते हैं क्योंकि हो देखिए कई बार क्या होता है ना, जैसे आज का पेपर हम लोग देखें, आज दे आर हार्डली 3 और 4 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, कभी कभी जो है 7-8 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आते हैं, कभी कभी 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट आते हैं। तो द हिंदू में ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं या बहुत खराब आते हैं। कोशिश करते हैं हम अपने तरीके से बेस्ट करने की। लेकिन हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस भी तो है, हमारे पास पीआईबी भी तो है, हमारे पास डाउन टू अर्थ भी तो है, हमारे पास करंट अफेयर के सोर्सेज और भी हैं करने के। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ द हिंदू करते हैं। तो क्या सिर्फ ये एनालिसिस करने से पूरा यूपीएससी का कवर हो जाएगा करंट अफेयर? नहीं, ऐसा नहीं है। 60 to 70% आप इस पे रिलाई कर सकते हो। इसीलिए सैटरडे को हम लोग एक और करंट अफेयर करते हैं। क्लास होती है हमारी शाम को 7 to 10, 7 to 10:30, जिसमें दूसरे सोर्सेज से भी हम लोग करंट अफेयर यहाँ पे कवर करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इन करंट अफेयर के अगर आप ये करते रहते हो कंटिन्यूसली डीएनए, अगर आप 3-4 महीने डीएनए देखते हो तो लगभग सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वही सेम टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो जाता है। जैसे फायर सेफ्टी वाला है टॉपिक, ये परसों भी आया था, कल भी आया था, आज भी आया है। आज मैंने इसको इंक्लूड किया है, कल मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था। जैसे साइक्लोन वाला टॉपिक है, हम लोगों ने पिछले 2-3 हफ्ते में कई बार साइक्लोन के बारे में बात कर चुके हैं। आज भी साइक्लोन का आर्टिकल आया है तो आज मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि कुछ नया टॉपिक आपको दें, जो पुराने टॉपिक डिस्कशन हो चुके हैं उनको हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं ताकि नया नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो कोशिश करते हैं, अगर आप इसको कंटिन्यूस देखते हो एनालिसिस को, तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन अब ये सोचोगे सिर्फ हफ्ता भर एनालिसिस देख लूंगा मैं, मेरा पूरा डीएनए कवर हो जाएगा, पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है क्योंकि सब चीज़ों की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। चलिए जी, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। देखिए, ये टॉपिक कल भी आया था पेपर में, आज भी आया है। मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर आग लग गई थी, और उसमें खैर किसी की डेथ नहीं हुई है फॉर्चुनेटली, लेकिन 2-3 बच्चे काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में है, इलाज उनका चल रहा है। उसके अलावा 40 से 50 स्टूडेंट्स को इंजरी आई है थोड़ी बहुत, 2-3 बच्चे थोड़े क्रिटिकल हैं। तो ये तो अनफॉर्चुनेट सा न्यूज़ यहाँ पे रहा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है, मुखर्जी नगर फायर ओनर ऑफ 2 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस दे गोट गेट बेल मिल गया उनको। लेकिन अभी कार्रवाई वगैरह में वहाँ पे पूरी होगी क्योंकि ऐसा कहा गया कि वहाँ पे प्रॉपर फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो किए जा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा परमिशन नहीं थी फायर डिपार्टमेंट से, वो अनऑथराइज्ड जो है कोचिंग चल रही थी। 40 से 50 स्टूडेंट की उसके अंदर स्ट्रेंथ थी ओवरऑल, लेकिन वहाँ पे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे थे, ऐसा भी माना जा रहा है। उसके अलावा वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह नहीं थे। वहाँ पे जो सैंड जो हम लोग बकेट्स वगैरह रखते हैं
बैग वगैरह, सैंड बैग वगैरह रखते हैं, वो भी वहाँ पे नहीं थे। और वहाँ का जो स्टाफ है उसको भी किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराई गई थी इन केस के वहाँ पे हो जाए फायर, या फिर वहाँ पे कोई फायर ड्रिल वगैरह नहीं की गई थी काफ़ी टाइम से, फायर ऑडिट वगैरह नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं, जो कि हम लोग इस टॉपिक में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए जी, तो इश्यू क्या है, मैं ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ। तो इश्यू क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इश्यू यहाँ पे है जो है फायर का इशू है। ये हम लोग टोटल इश्यू कवर कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स मेंस के अंदर कि डिस्कस द रीजंस, डिस्कस द इंपैक्ट एंड डिस्कस द मिटिगेशन एफर्ट्स इन केस ऑफ द फायर। तो कॉजेज क्या है फायर होने के? देखिए, एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉज है कि भाई अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो फायर के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं वो अर्बन फायर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है अर्बन डेवलपमेंट मतलब, देखिए दो दो यहाँ पे हर तरीके की डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में मोर देन 50% जो लोग हैं वो सिटीज के अंदर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मैं नया कॉन्सेप्ट देता हूं जिसे कहते हैं हिडन अर्बनाइजेशन। HU बोलते हैं इसको, हिडन अर्बनाइजेशन। हिडन अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो लोग जो शहरों में रहते तो हैं लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं की जाती है, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टीज पे रहते हैं, जैसे स्लम एरियाज में रहते हैं, तो उन लोगों की एज सच काउंटिंग वहां पे नहीं होती है। या फिर जो अर्बन एरियाज के थोड़ा सा बाहर रहते हैं, 2-3-4 किलोमीटर के अंदर बाहर रहते हैं, है तो वो भी अर्बन एरियाज के अंदर ही, लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। तो कई एस्टिमेट का ये कहना है कि ऑलरेडी इंडिया में 50% से ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, जिनमें से आप ये बोल लीजिए कि कम से कम 15% के आसपास जो लोग हैं वो हिडन अर्बनाइजेशन के अंदर में आ रहे हैं। तो पहली बात तो अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। उससे होता क्या है, अब जैसे स्लम एरियाज हैं या फिर जो दूसरे ऐसे एरियाज हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और वहां पे अगर आग लग जाती है, उस केस में जो डेथ है, फर्टेलिटीज हैं, उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात है भैया, कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, एक जगह पे आग लगेगी तो दूसरी जगह पे आग लग जाती है। तो ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ और डेंसिटी यहाँ पे एक रीजन आप बता सकते हो। उसके अलावा जैसे रूरल एरियाज जो आसपास होते हैं शहरों के, स्लम एरियाज होते हैं, उसके अलावा जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं, ये तो रेगुलेटेड भी नहीं होते हैं। अब क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं होते हैं तो इसलिए यहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी नहीं होते हैं। ना वहाँ पे फायर ब्रिगेड के सेंटर्स होते हैं, ना वहाँ पे वाटर बॉडीज होती हैं, ना वहाँ पे किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, ना वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती हैं। और वो सारी चीजों की वजह से, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड होता है, इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होते। आप देखिए, जैसे कई बार अर्बन एरियाज में अगर आप जाओगे किसी कॉलोनी में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे एकदम ऐसे खंबे के ऊपर ना तारों का जंजाल लगा होता है, और किसी के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कोई सेफ्टी नॉर्म्स है नहीं, क्योंकि वो एरियाज अनरेगुलेटेड हैं। लैक ऑफ स्पेस है, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से जो फ्लैट्स हैं, जो घर हैं, बहुत कंजस्टेड तरीके से बनाए गए होते हैं। उससे होता क्या है, एक घर में अगर आग लग जाती है तो दूसरे घर में आग जाना बहुत आसान हो जाता है आग के लिए, तो आग फैलती चली जाती है। ऐसा मार्केट एरियाज के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि अनरेगुलेटेड होती हैं तो दुकानों का साइज, दुकानों के बीच में स्पेस, वो सब नहीं किया जाता तो आग फैल जाती है। अर्बन डेवलपमेंट एक रीजन आप यहाँ पे बता सकते हो। दूसरी चीज, रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि दो अप्रोच होती हैं, एक होती है रिएक्टिव अप्रोच और एक होती है प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव मतलब आप हजार्ड से पहले ही एक्शन लेते हो उसको रिमूव करने के लिए। रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि जब एक बार डिजास्टर मतलब हजार्ड आ जाता है उसके बाद आप एक्शन लेते हो, उसे रिएक्टिव कहते हैं। बेसिकली आप रिएक्शन कर रहे हो, आप उसको मिटिगेट करने के लिए प्रिकॉशनरी जो है मेजर्स नहीं ले रहे हो। तो ये जो, क्योंकि देखिए फायर ऑडिट वगैरह नहीं किया जाता, कभी सुना आपने कभी किसी बिल्डिंग का फायर ऑडिट हुआ हो? नहीं होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं होते हैं इन केस अगर आग कहीं लग जाती है। तो जेवर आग लग जाती है फिर भाई वो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। उससे पहले क्या, बिल्डिंग के अंदर खुद भी तो होना चाहिए, है ना? तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, फायर ब्रिगेड हमारे पास नहीं है, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, है ना, लोग भर्ती होते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वाटर स्टोरेज हमारे पास नहीं है, इन केस अगर आग लग जाती है तो भैया पानी कहाँ से लाओगे आग बुझाने के लिए? देखिए हर केस में पानी यूज भी नहीं किया जा सकता, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहां पे तो पानी यूज नहीं करोगे, लेकिन दूसरे केसेस में तो पानी यूज कर सकते हो ना। उसके लिए तो आपको वाटर स्टोरेज बॉडी चाहिए जो वहां पे मेंटेन नहीं की जाती है ना, इस तरह की चीजें। लैक ऑफ स्टाफ, जैसे मैंने आपको बताया, ये लैक ऑफ स्टाफ हर जगह है, ये फायर ब्रिगेड के अंदर भी है और ये इंस्टीट्यूशन के अंदर भी है। अगर इस मुखर्जी नगर वाले इंस्टीट्यूशन के अंदर जो स्टाफ होता
या वो प्रॉपर स्टाफ होता या उसको ट्रेनिंग दी गई होती, कैपेसिटी बिल्डिंग की गई होती, तो इस तरह की नौबत आती ही नहीं। वो उसको अपने लेवल पे ही मैनेज कर लेते जब तक फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंचती। और जो ऑफ कोर्स ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिया कि भैया लॉज वगैरह इंप्लीमेंट हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे यहाँ पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जो आजकल बैटरीज यूज होती हैं, है ना, लिथियम आयरन बैटरीज यूज होती हैं, गर्म हो जाती हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पंखे होते हैं, मीटर होता है, ओवरलोड हो जाते हैं, बैटरीज के अंदर आग लगना बड़ा आसान होता है। और इस मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ड्राई कंडीशंस होती हैं, मॉइस्चर होता नहीं है, नो दैट वो करके, तो बैटरीज के अंदर आग लग जाती है, कहीं मोबाइल फोन में भी लग जाती है, लैपटॉप में कहीं भी लग सकती है। तो आग बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अनफॉर्चुनेटली। डेटा सेंटर्स होते हैं सिटीज के अंदर जिनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, मेट्रो सेंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक हजार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक हजार्ड होता है। अब हजार्ड और डिजास्टर ये दो टर्म यूज होती है, मैंने आपको बताया था कल भी। हजार्ड तो कोई भी चीज हो सकती है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है आपको डैमेज करने का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके अंदर पोटेंशियल है डैमेज करने का, लेकिन ये अपने आप में डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर तब होता है वो जब हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। जैसे फ्लड है, फ्लड अपने आप में एक हजार्ड है, लेकिन फ्लड को हम लोग डिजास्टर नहीं कहते। हजार फ्लड जो है वो डिजास्टर का कारण हो सकता है, लेकिन हमेशा फ्लड से डिजास्टर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप बोल लीजिए, अगर आप इसे मैनेज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज नहीं करोगे तो डिजास्टर का रूप भी ले सकता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है अर्बन एरियाज में, जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस तरह के हादसों को और डिजास्टर को जन्म देता है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स, अर्बन एरियाज की हम लोग अगर बात करें, अर्बन एरियाज आपके आसपास के एरिया से थोड़े से ज्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग्स इस तरह से यूज होती हैं। तो ऑफकोर्स जिसे हम लोग हीट आइलैंड कहते हैं, तो हीट आइलैंड की वजह से जो है अर्बन एरियाज में ज्यादा फायर के चांसेस बढ़ गए हैं। और लेटर ऑन फॉरेस्ट फायर वगैरह भी बहुत बार सिटीज के अंदर आ जाती हैं, एग्रीकल्चर फायर वगैरह होती हैं तो वो भी सिटीज के अंदर पहुंच सकती हैं। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आग यहाँ पे लग जाती है। लेकिन सॉल्यूशन क्या यहाँ पे हो सकता है, एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या कहती हैं? एनडीएमए की गाइडलाइंस ना कई तरीके से यहाँ से बात करती है। तो क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो देखिए, हमेशा मैंने आपको बताई थी ये बात पहले भी कि जब डिजास्टर की बात आती है तो हमेशा यहाँ पे तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। कोई भी आपको सोल्यूशन अगर पूछे डिजास्टर के टाइम पे, कोई भी डिजास्टर हो, तीन चीजें होती हैं। एक होती है प्री डिजास्टर, आप क्या कर रहे हो। एक होती है ड्यूरिंग डिजास्टर, आप क्या कर रहे हो। एक होती है पोस्ट डिजास्टर। तीन स्टेज होती हैं। तो प्री डिजास्टर में हम लोग मिटिगेशन करते हैं, प्रिपेयर्डनेस करते हैं, है ना, वो सारी चीजें ड्रिल वगैरह करते हैं, अवेयरनेस वगैरह। ड्यूरिंग डिजास्टर हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, हम लोग वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ऑल दैट कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह वो सब। पोस्ट डिजास्टर में हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो ये तीनों चीजों आपको जो है ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो फायर वगैरह के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? पहली बात तो रिलीफ मेजर्स कैसे कर सकते हैं भैया, ज्यादा से ज्यादा फायर स्टेशन लगाइए, ताकि जैसे कोई बड़ी मार्केट है, रेजिडेंशियल एरिया है, तो उससे जो फायर स्टेशन है वो 200-300 मीटर की दूरी पे हो ताकि वो तुरंत आ सकें, है ना। फंडिंग करने की रिक्वायरमेंट है ऑफ कोर्स, अर्बन एरियाज के अंदर फंडिंग नहीं है तो इसलिए लोगों को वहाँ पे भर्ती भी नहीं किया जाता है। फायर स्टेशन हमारे पास नहीं होते हैं। वाटर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हमें होती है, और प्राइवेट सेक्टर को हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग पीपल, और व्हेन इट कम्स टू फंडिंग। तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे डेफिनेटली पीपीपी मॉडल वगैरह के थ्रू इन्वॉल्व किया जा सकता है। उसके अलावा प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, आग लगने का वेट क्यों करें, है ना। तो प्री डिजास्टर मेजर हम लोग कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बिल्डिंग परमिशन, तो जो हमारे बिल्डिंग कोड्स वगैरह होते हैं उनको फॉलो अगर कोई बिल्डिंग करेगी तभी उसको परमिशन दी जानी चाहिए, अदरवाइज परमिशन उसको नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। अच्छा मटेरियल यूज करें। आजकल क्या हो रहा है, वो पीवीसी यूज हो रही है, प्लास्टिक यूज हो रही है, रबड़ यूज हो रही है, ग्लासेस वगैरह यूज हो रहे हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, है ना। तो अच्छा मटेरियल यूज किया जाना चाहिए, ये क्वालिटी भी चेक किया जाना जरूरी है। उसके अलावा एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन हर लेवल पे चाहिए आपको। जैसे स्कूल्स वगैरह में ड्रिल करवाई जानी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चे आते हैं तो उनको भी फायर सेफ्टी के बारे में बताया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में फायर सेफ्टी वगैरह के बारे में बताया जाता है कि इनकेस फायर हो जाए तब क्या करें क्या ना करें। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी नहीं होते हैं। अब देखिए मुखर्जी नगर में क्या हुआ, वो बच्चे एसी के तार से नीचे लटक रहे थे अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारी चीजें होती हैं, अगर एजुकेशन होती पहले से तो शायद इसको बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डेफिनेटली उनको फॉलो किया जा सकता है ना। सेफ्टी ऑडिट वगैरह टाइम टू टाइम किया जाना चाहिए अथॉरिटीज के द्वारा।
है ना? और टाइम टू टाइम अपनी ना पॉलिसी को भी रिवाइज करना ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ पे फायर सेफ्टी के लिए जो 50 साल पहले वाली गाइडलाइंस हैं वही चल रही हैं। अरे भैया समय बदल गया है, आग लगने के तरीके चेंज हो गए हैं, है ना? तो आप उसको रिवाइज करिए पॉलिसीज़ को टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी आप बेटर तरीके से रोबोट यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चर कैनन यूज़ कर सकते हो, ड्रोन्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के केस में, लेकिन जो हमारे यहाँ पे है नहीं ऑफ कोर्स। इंस्टीट्यूशनल पे आप क्या कर सकते हो, सेंटर स्टेट रिलेशन आप बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आती हैं। लेकिन अगर स्टेट के अंदर में आती हैं, लेकिन सेंटर से अगर उनको हेल्प मिलती है ट्रेनिंग लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे, तो बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इंटर एजेंसी और इंटर एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि यार ये तो मेरे जुरिडिक्शन में आता नहीं है, मेरा काम नहीं है, आप उनको जाके बोलिए, उनको जाके बोलिए। तो हमारे यहाँ पे आधे टाइम तो क्या होता है, एजेंसीज आपस में ही बहस करती रहती हैं कि मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है नहीं ना बीच में यार कोई। तो कोऑर्डिनेशन वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ सॉल्यूशन है, आप मेंशन कर सकते हो। बाकी मैंने आपको कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सेम कंटेंट है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, आप उसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। डिस्कस द recent measures initiated in the disaster management by the government of India departing from the earlier reactive approach। आज हम लोग रिएक्टिव अप्रोच के बारे में बात किया। पहले क्या होता था, 1990 से पहले इंडिया में रिएक्टिव अप्रोच होती थी, डिजास्टर के बाद में एक्शन लिए जाते थे, लेकिन बाद में हम लोग ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास यहाँ पे किया, एनडीएम में एनडीआरएफ वगैरह, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज वगैरह, उनको एस्टेब्लिश किया। सेंडाई फ्रेमवर्क फिर 2015 में आया, ह्यूगो फ्रेमवर्क उससे पहले हमारे पास आया था 2005 में। वो सारी चीजें हम लोगों ने किया, तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। अभी हम लोग रिएक्टिव से पहले जो है अभी हम लोग प्रोएक्टिव अप्रोच हम लोगों ने ले लिया है। जैसे अभी देखें गुजरात के अंदर बीपर जो साइक्लोन आया है, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने साइक्लोन के बाद में स्टेप लिए हो, अरे साइक्लोन से पहले भी तो हम लोग स्टेप ले रहे हैं। देखिए लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है ना, पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया गया है, पहले से ही शेल्टर हाउसेज बनाए गए हैं, ये प्री डिजास्टर है। अब साइक्लोन बीपर जो ये आ गया, अब ड्यूरिंग डिजास्टर हम लोग कुछ करेंगे, फिर पोस्ट डिजास्टर लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे। वो सब चीजें अभी बाद में शुरू हुई है 1990s के बाद से, उससे पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से यहाँ से मेंशन कर सकते हो, ठीक है जी। तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट का बढ़िया टॉपिक आपका कवर हो गया है। देखिए जैसे स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो सैटरडे को हम लोग अपनी क्लास रखते हैं, आज सैटरडे है तो आज आप ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 7 to 10 के आसपास तक हमारी 3 से 3.5 घंटे की क्लास होती है। बड़ा अच्छे से डिस्कशन करते हैं मौज मस्ती करते हुए, और ताकि आपको बर्डन भी ना लगे, और आपका बड़ा अच्छे से करंट अफेयर कवर हो जाता है। और सिर्फ द हिंदू से नहीं, बल्कि दूसरे हम लोग पेपर वगैरह से भी यहाँ से कंटेंट अपना कवर करते हैं। तो ये आप जो है स्कैन कर सकते हो क्यूआर कोड को, और ज्वाइन आप इसको कर सकते हो। SC1000 कोड आप वहाँ पे यूज करिए तो 1000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जा रहा है। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर वगैरह पे आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है जी। चलो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 7 अकेडमीज डिफेंड एनसीईआरटी एफर्ट टू अपडेट सिलेबस। देखिए हुआ क्या, आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्सपर्ट्स के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को बनाने में, लिखने में हेल्प की होती है ना। कुछ लोगों ने 23-25 एकेडमिशियंस ने ये कहा है गवर्नमेंट को कि आप उनका लिस्ट से नाम निकाल दें, क्योंकि जो गवर्नमेंट अपडेट कर रही है एनसीईआरटी के अंदर वो उससे खुश नहीं है। और गवर्नमेंट जो है अपना पॉलिटिकल एजेंडा वहां पे थोप रही है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन 73 एकेडमिक्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, एनसीईआरटी के अंदर जो अपडेट हो रही है वो ठीक है। अब देखिए हम लोग उस पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को अपडेट करना, रिवाइज करना कोई नया फिनोमिना नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। देखिए इससे पहले भी 1975 में, फिर 1988 के अंदर, 2000 के अंदर, और 2005 के अंदर भी जो है पहले चेंजेस हो चुके हैं, और अभी 2022 में भी चेंज हुआ था, 2023 में भी चेंज हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया जैसे कि चीजें हो चुकी हैं। तो पिछले 8 सालों में बेसिकली 3 बार चेंजेस हो चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर। जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय पे भी मेरे ख्याल से 2003 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन बाद में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर से उसको अपडेट किया था 2005 के अंदर। और ये 2005 वाली जो एनसीईआरटी है वो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि आप देख लीजिए जो है 18-20 साल हो गए हैं वो एनसीईआरटी अब तक चल रही थी जिसके अंदर अपडेट नहीं हुआ था। तो अपडेशन की रिक्वायरमेंट हर चीज को होती है भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो अपडेट होता है, हर चीज अपडेट होनी चाहिए। तो 2017 के अंदर एक और अपडेट हुआ था, लेकिन वो अपडेट नहीं था, रिव्यू टाइप का था थोड़ा। 2018 के अंदर फिर से अपडेट हुआ जिसे गवर्नमेंट ने कहा रैशनलाइजेशन, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना सारा सिलेबस याद करना होता है
है ना? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सिलेबस हम लोग घटाएँगे। अब भाई देखिए सिलेबस घटाएँगे अगर, तो कुछ ना कुछ तो चैप्टर कट ऑफ होंगे ही, और कोई भी चैप्टर कट ऑफ हो, कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी होगी ही होगी। फिर 2022 में गवर्नमेंट ने अभी कोविड के बाद जो है डिसरप्शन हुआ था क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे। तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा-सा सिलेबस को कट डाउन कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की रीज़निंग यहाँ पे है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, वो हम लोग उस मामले में एज़ सच नहीं जा रहे हैं। कुछ चेंजेस क्या-क्या हुए हैं, हल्का-फुल्का एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे अमेरिकन हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा चेंज किया गया है, कोल्ड वॉर एरा के बारे में थोड़े चैप्टर्स को हटाए गए हैं। मुगल एराज़ के बारे में कुछ चैप्टर्स को थोड़ा कट डाउन किया गया है और इसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। कुछ अपोज़िशन का कहना है कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है, आप क्यों हटा रहे हो? गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए मैंने पूरी एनसीईआरटी से नहीं हटाया है। ठीक है, देखिए मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, हम सबने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है। हम लोग 7th में भी पढ़ रहे हैं, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास में पढ़ रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि मुगल एम्पायर के जो चैप्टर्स हैं वो कई क्लासेस में रिपीट हो गए हैं, इसलिए हम इसको कुछ चैप्टर्स यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो लेकिन और कुछ चैप्टर से मुगल एम्पायर के बारे में डिटेलिंग हल्की-फुल्की हटाई गई है। तो ये तो इन्होंने थोड़ी बहुत ये बोली है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स के बारे में, एरा ऑफ द पॉलिटिकल डोमिनेंस जिसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस और इवन प्री इंडिपेंडेंस जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट है, उनके बारे में कुछ चैप्टर्स को यहाँ पे रिमूव किया गया है। उसके अलावा डेमोक्रेसी एंड द डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ द मूवमेंट वगैरह, चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी, इन चैप्टर्स को थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हटाया गया है। आरएसएस के बारे में कुछ चैप्टर्स को यहाँ पे हटाया गया है जो गांधी जी असैसिनेशन के बारे में दिया गया था। हालांकि डेफिनेटली गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडियोलॉजी नजर आती है ऑब्वियसली, लेकिन वो तो हर गवर्नमेंट ही करती है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी किया, ये गवर्नमेंट भी कर रही है, आने वाली फ्यूचर गवर्नमेंट्स भी यहाँ पे करेंगी। वो हमारा गुड और बैड हमारा यहाँ पे डिस्कशन करने का मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि भाई क्या रैशनल दिया गया है, क्या ये जो गवर्नमेंट ने, अब देखिए एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एनसीईआरटी अपडेट्स, तो आप उसके अंदर कुछ तो लिख के आओगे ना, आप उसको छोड़ के थोड़ी आओगे। अरे ये क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन, और पहले भी पूछता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, और पॉलिसीज के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन आते ही हैं। आप उसको पसंद करो या ना पसंद करो, डजंट मैटर, एग्जाम में तो लिखना ही है आपको। घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो एक तो इन्होंने कहा कि भैया देखिए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2022, उसके साथ हम लोग इसको अलाइन कर रहे हैं, तो इसलिए अपडेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें थी। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पिछले कुछ सालों में स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, जीएसटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डीमोनेटाइजेशन और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले कुछ सालों में। तो एजुकेशन का मतलब क्या है ना, स्टूडेंट को अपडेट करना भी तो है। अगर ये चैप्टर्स इंक्लूड ही नहीं होंगे एनसीईआरटीज में अंदर तो कैसे काम चलेगा? तो कुछ नई चीजों को इंक्लूड किया जाना जरूरी है। उसके अलावा कुछ बायसनेस और कंट्रोवर्सीज थी यहाँ पे। देखिए उन्होंने कहा है कि भैया जो एनसीईआरटी है हमारी अभी तक, उसके अंदर कुछ खास लोगों पे ज्यादा फोकस किया गया है ना? बाकी चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल हो, चाहे एंशिएंट इंडिया हो, मिडिवल इंडिया हो, कुछ खास चीजों के ऊपर फोकस किया गया है, तो वो थोड़े से बायसनेस यहाँ पे नजर आती है, तो हम इसको न्यूट्रल बना रहे हैं। डाइवर्स कल्चर्स वर नॉट रिप्रेजेंटेड। गवर्नमेंट का कहना है कि भैया देखिए ज्यादातर फोकस जो है वो मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के ऊपर फोकस किया गया है, जबकि इंडिया में जो है जैसे अहोम एम्पायर था, उसके अलावा जो है चोलाज और पांड्याज और चालुक्याज, राजपूताज, ठीक है, वो विजयनगर बहामनी, विजयनगर बहामनी पे तो खैर फिर भी हमारे पास डिसेंट चैप्टर है, लेकिन अहोम, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री है ना, उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया है। तो सबको इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए डाइवर्स कल्चर्स को, तो एक उन्होंने ये कहा है। स्टूडेंट का वर्कलोड हम लोग कम कर रहे हैं, ये बार मैं पहले बता चुका हूँ। और एंशिएंट इंडिया जैसे थोड़ा सा आयुर्वेदा, योगा, इनके ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा ज्यादा फोकस किया, तो इनका कहना है कि भैया स्टूडेंट्स को अपनी ट्रेडिशन नॉलेज के बारे में और ट्रेडिशनल वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, तो ये हम लोगों ने किया है। कुछ नेशनलिस्टिक फिगर के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे अभी करंट की जो एनसीईआरटीज हैं उनके ऊपर जो है नेहरू, गांधी जी, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है। तो नए जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए जिसमें सरदार पटेल जी, अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस, इनके ऊपर थोड़ा और ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट है। हालांकि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये है कि भैया देखिए नए जो चैप्टर आपको ऐड किए गए हैं, तो टीचर्स को ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट चाहिए एडिशनल, इस पे तो खर्चा आएगा, खर्चे के लिए सरकार के पास पैसे बहुत कम है। और कुछ लोगों का कहना है कि देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है, और जो मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो है, लेकिन हम लोग लिखते तो नहीं है एग्जाम में ये सारी चीजें, बट यस थोड़ा पॉलिटिकल मोटिवेटेड नजर आ रहा है, ऐसा हो भी सकता है, रियलिटी भी हो सकती है, जो कि चैलेंजेस हैं। चैलेंज में आप डेफिनेटली लिख सकते हो। अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, कुछ लोगों का कहना है कि भैया जब आप इतनी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स हटा दोगे, जैसे गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में चैप्टर हटाया गया है, तो ये क्या है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है ऑब्वियसली, है ना। उसके अलावा मे रिक्वायर स्कूल टू इन्वेस्ट इन द न्यू रिसोर्सेज। और एक चीज आप और देख लीजिए, जैसे जो नीट का एग्जाम होता है, एसएससी के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, इन सब में कंटेंट तो चाहिए ना जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन
अब बात यह है कि जो एसएससी का मान लो पेपर हो रहा है या नीट का जो पेपर हो रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे क्या वो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आएंगे या न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आएंगे? क्योंकि यहाँ तो पेपर टफ होता है कंपटीशन एग्जाम में, तो वो तो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आ रहे हैं, तो बच्चे कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई? जो बच्चे स्कूल से निकलेंगे वो कौन सी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे? तो ये भी इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अभी पूरा स्टैंड यहाँ पे कवर नहीं किया है। ये कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर क्या कहता है टॉपिक, 11 डिस्ट्रिक्ट इन द आसाम हिट बाय द फ्लड, रिवर एम्बैंकमेंट्स ब्रीच्ड। रिवर एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है? जो जो हमारी रिवर होती है बेसिकली उसके जो किनारे होते हैं, ठीक है, साइड में, इसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। लेकिन हर रिवर का एक अपना नेचुरल एम्बैंकमेंट भी होता है जिसे लेवीज कहते हैं। लेकिन बहुत बार केसेस में क्या होता है, हम लोग वहां पे आर्टिफिशियल यानी कि कंक्रीट का या फिर और कोई तरीके से एम्बैंकमेंट वहां पे बना देते हैं, ताकि जब रिवर ओवरफ्लो करे तो उससे पानी कंट्रोल में रहता है। अब ये देखिए, नॉर्मल कंडीशन और फ्लडेड कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, रिवर आराम से अपने रास्ते पे चल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक, ये होता है हमारा फ्लड प्लेन। तो जब फ्लड आती है तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो उसका रीजन कई सारे हो सकते हैं कि पीछे से वाटर ज्यादा आ गया हो, रेनफॉल ज्यादा हो गई हो, या फिर रिवर के एम्बैंकमेंट टूट गए हों, तो उसकी वजह से फ्लड प्लेन के अंदर पानी घुस जाता है। तो ये फ्लड वाली कंडीशन होती है। अ हाई वाटर लेवल दैट ओवरफ्लोज द नेचुरल बैंक along any portion of the stream is called a flood। नेचुरल बैंक का मतलब एम्बैंकमेंट की बात ही कर रहा है। बैंक मतलब जो किनारे होते हैं रिवर्स के साइड में, इसको कहते हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो काफी ज्यादा फ्लड वहां पे आता है, खासकर असम के अंदर। क्यों आता है? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए अभी जैसे मानसून शुरू हो चुका है, तो मानसून के टाइम पे काफी फ्रिक्वेंटली फ्लड वहां पे आता है। ब्रह्मपुत्र और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहां पे, इसके कई कारण कारण है। पहला कारण तो यह है कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय के देखिए दो स्लोप है, एक नदर्न स्लोप है, एक सदर्न स्लोप है। हिमालय का जो सदर्न स्लोप है वो ज्यादा स्टीप है। स्टीप समझते हो? देखिए ये होता है जेंटल स्लोप और ये होता है स्टीप स्लोप, मतलब एकदम से खड़ा हुआ स्लोप। तो स्टीप जो स्लोप होता है यहाँ से पानी बहुत फास्ट आता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है भैया। तो एक तो स्लोप ज्यादा होता है सदर्न साइड में, तो रिवर बहुत फास्ट होती हैं। जब रिवर फास्ट होती हैं तो डेफिनेटली वो इरोजन भी बहुत हाई लेवल का करती हैं, तो उनके अंदर सेडिमेंट्स भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि स्पीड उनकी ज्यादा होती है तो एम्बैंकमेंट के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होता है, तो इरोजन वगैरह ज्यादा होगा। तो एक तो यहाँ पे इसका रीजन ये डेफिनेटली रहता है। मॉनसून आ गया, रिवर के अंदर ऑफ कोर्स वैसे भी वाटर फ्लो ज्यादा होता है, समर का सीजन वैसे भी चल रहा है, तो जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वो ज्यादा मेल्ट होते हैं। तो उन सारी रीजन की वजह से जो असम और जो ब्रह्मपुत्र उसकी ट्रिब्यूटरीज है वहां पे फ्रीक्वेंटली फ्लड आते हैं, नो डाउट। तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है भैया सोरो ऑफ असम, है ना। आप मुझे ये बताइए, बंगाल किस रिवर को जो है सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता था? अब तो खैर वो सोरो नहीं रहा है, बट एनीवेज। तो फ्लड के बारे में थोड़ा हमें जानना चाहिए, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट फ्लडिंग के बारे में। तो इसके दो कोज होते हैं, मैन मेड कोज होता है और एक हमारा नेचुरल कोज होता है। नेचुरल कोज में यू वेरी वेल नो, हाई रेनफॉल हो सकता है, क्लाउड बस्ट हो सकता है। क्लाउड बस्ट का मतलब ये होता है कि जब बहुत ही कम समय में, मतलब 10 मिनट में, 15 मिनट में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाता है, तो उसे क्लाउड बस्ट कहते हैं। जैसे अभी नैनीताल में हुआ था लास्ट ईयर, या उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हुआ था, और जब केदारनाथ के अंदर जो है फ्लड वगैरह आया था, वो सारी चीजें। हैवी मेल्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया आइस और स्नो का, ठीक है। चेंज इन द रिवर कोर्स, तो रिवर भाई अपनी मस्ती में चलती हैं, तो रिवर का सेडिमेंट जब चेंज होता है, फ्लो चेंज होता है, तो अपना कोर्स चेंज कर देती है, अपना रास्ता चेंज कर देती है। तो रिवर नए रास्तों में घुस जाती है, इनकर्जन कर लेती है, तो जिससे फ्लड आता है ऑफ कोर्स नए वाले रास्तों में, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी फ्लड क्रिएट करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वाटर सर्ज हो जाता है, पानी अंदर आ जाता है, और सुनामी वगैरह कोस्टल एरिया में फ्लड क्रिएट करती हैं। तो ये तो अपने थोड़े से नेचुरल कॉज हो गए। मैन मेड कॉजेज क्या हो सकते हैं? डिफोरेस्टेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉरेस्ट होते हैं तो भाई वो सोइल को होल्ड करके रखते हैं। अब फॉरेस्ट ही नहीं रहा, आपने वेजिटेशन ही काट दिया, तो सोइल आपकी लूज हो जाती है, तो पानी जब भी आता है तो सोइल बेचारी उसको जकड़ ही नहीं पाती। तो डिफोरेस्टेशन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होता है। बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस वगैरह ऑफ कोर्स, ओवर ग्रेजिंग हम लोग करते हैं, बैड प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे झूम कल्टीवेशन वगैरह का एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। अर्बनाइजेशन की वजह से ऑफ कोर्स, क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या है, कंक्रीट होता है सब कुछ। अब कंक्रीट की वजह से पानी जो है वो नीचे ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाता, पर्कुलेट नहीं हो पाता, तो सरफेस के ऊपर ही पड़ा रहता है। सीवेज जो लाइन हमारी है भाई, उनके अंदर प्लास्टिक भरा हुआ है, तो वो वैसे ही जाम हो गई है। तो अर्बनाइजेशन के अंदर फ्लड बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। कोलैप्स ऑफ डैम्स वगैरह हो जाते हैं, है ना। तो डैम वगैरह बनाते हैं और या तो अच्छी क्वालिटी का बनाते नहीं हैं, या उनको रिपेयर नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, तो टूट जाते हैं। बहुत बार जैसे हमारा अर्थक्वेक वगैरह आता है अचानक से, तो उसकी वजह से भी कोलैप्स हो जाते हैं डैम्स वगैरह। तो ये सब जो है फ्लड क्रिएट करते हैं डेफिनेटली। लेकिन एनडीएमए क्या कहता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो एनडीएमए की कुछ गाइडलाइंस हैं। दो तरह की गाइडलाइन है, देखिए अब तो मैप देखिए आप यहाँ पे साइड में।
जो थोड़ा ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है ज्यादा सा, ये हमारे यहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया इंडिया में है। ठीक है, ये देखिए इधर आसाम जो है फ्लड प्रोन एरिया है, इधर कोस्टल एरियाज, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह वो सब रिवर्स में ट्रिब्यूटरीज काफी फ्लड क्रिएट करती हैं, खासकर मानसून के टाइम पे। उसके बाद जैसे गुजरात वाले कोस्ट पे या इधर कोस्ट पे या यहाँ इन कोस्ट पे जो है साइक्लोन वगैरह भी आते हैं। आप ये नॉर्थ यहाँ पे काफी रिवर्स हैं अपनी, ठीक है, फ्लैट एरिया है, प्लेन एरिया भैया। तो इंडस हो गई, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हो गई, उत्तराखंड से जो रिवर्स आती हैं वो यहाँ पे क्रिएट करती हैं बहुत सारा फ्लड। तो ये तो सब फ्लड का खैर हो ही गया। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया इंडिया में पड़ता है, अगर आप जो है मतलब एरिया वाइज अगर आप बात करो एब्सोल्यूट टर्म में। उसके बाद बिहार, पंजाब, राजस्थान वगैरह में सबसे ज्यादा फ्लड आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो दो तरह के नॉर्म्स उन्होंने बताए हैं एनडीएमए ने, स्ट्रक्चरल और द नॉन स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिकली वो बात कर रहा है, जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रेजर्वोयर बना सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, जो है रिवर के ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए, या और दूसरी जैसे हमारी जो वाटर बॉडीज वगैरह होती हैं, जो हमारी वेटलैंड्स वगैरह होते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा अगर वाटर आता है तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। एम्बैंकमेंट वगैरह अच्छे से बना सकते हैं, फ्लड वॉल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं अर्बन एरियाज के अंदर, रिवर की जो है डीसिल्टिंग और स्लेजिंग कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है ड्रेजिंग का मतलब, देखिए होता क्या है ना, जैसे हमारी ये रिवर का बेड है, तो रिवर क्या करती है, हर साल कुछ ना कुछ सेडिमेंट अपने साथ लेके आएगी, तो वो सेडिमेंट को नीचे डिपॉजिट करेगी बॉटम पे। होता क्या है, जिसकी वजह से जो रिवर की डेप्थ है वो कम होने लग जाती है ना, और रिवर जो ऊपर की तरफ फ्लो करने लगती है, तो डेप्थ कम होने की वजह से फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो सेडिमेंट यहाँ पे जमा हो जाते हैं बॉटम पे, इनको भी टाइम टू टाइम रिमूव किया जाना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं डीसिल्टिंग और ड्रेजिंग, ताकि उसका प्रॉपर डेप्थ बनी रहे और वो अपना फ्लो आराम से कर सके रिवर। तो ये सारी चीजें हैं। फ्लड वाटर को जो आप जो है डाइवर्जन कर सकते हो, एफोरेस्टेशन करिए, ठीक है, कैचमेंट एरियाज वगैरह में। कैचमेंट एरिया मतलब जो रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह होती हैं बेसिकली। नॉन स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लड जोनिंग मैपिंग करना बहुत जरूरी है सैटेलाइट की हेल्प करके, ताकि हमें एडवांस में पता हो भैया कहाँ पे फ्लड ज्यादा आता है। फ्लड प्रूफिंग कर सकते हैं, मैंने फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स वगैरह बना सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड वाटर शेड का मतलब ये मतलब है कि वही डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली है ना, प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, इंटर एजेंसीज अवेयरनेस करिए, ड्रिल्स करिए, वो सब तरीके हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ एनडीएमए की गाइडलाइंस है अबाउट योर फ्लड। चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। द पाथ टू न्यू एंड द इमीनेंट यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। सबको पता है भैया, न्यूक्लियर ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है प्योरिफिकेशन कर रहा है। ऑलरेडी ईरान जो है वो 80% से ज्यादा ऐसा कहा जाता है कि वो ऑलरेडी यूरेनियम को प्योरिफिकेशन कर चुका है। तो मतलब वो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब बनाने के काफी क्लोज में है। अब यू नो वेरी वेल कि भैया यूएसए तो कभी इस बात को सहन नहीं करेगा, यूरोप और यूएसए, कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सीधा सा मतलब यह है कि वहां पर रेस लगेगी। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो भैया सऊदी भी बनाएगा, है ना, सऊदी बनाएगा तो दूसरे भी बनाएंगे। फिर तो मतलब एक बात तो वो है ना कि डैम एक बार अगर टूट गया तो फिर तो वो पानी कहीं भी जाएगा ना यार। और उधर से बोलेगा ब्राजील मैं भी बनाऊंगा, अर्जेंटीना बोलेगा मैं बनाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा मैं बनाऊंगा, सभी बनाने लग जाएंगे। तो एक आर्म रेस शुरू हो जाएगी, एक ट्रिगर पॉइंट जो है हो सकता है अगर ईरान अपना न्यूक्लियर एटम बॉम्ब बनाता है। तो यूएसए तो कभी ये नहीं चाहेगा, इसराइल नहीं चाहेगा एंड ऑल दैट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पूरा भैया यहाँ पे अशांति हो सकती है उसकी वजह से। तो इसके लेकर ना जो काफी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हुई थी, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में बताता चलूं। यूएसए जैसे कहा जाता है P5+1, P5+1, P5 का मतलब होता है परमानेंट, जो 5 हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, और साथ में जर्मनी। ठीक है, ये 6 कंट्री जो है ईरान के साथ डील कर रही थी कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाइए। उसके लिए जो है वो थोड़ा सा ईरान को उन्होंने छूट भी दिया था कुछ कुछ चीजों में, उसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल। लेकिन वो जो डील थी उसे कहा जाता है JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें P5+1 ने ईरान के साथ डील किया था 2015 के अंदर, जिसमें ईरान को अलाउ कर दिया गया था यूरेनियम एनरिचमेंट, लेकिन सिविलियन पर्पस के लिए और मेडिकल रिसर्च के लिए। और ईरान के ऊपर एक लिमिट रख दी गई थी कि आप इससे ज्यादा एनरिचमेंट नहीं कर सकते, और ये सब किया गया था यूनाइटेड नेशन के अंडर में। ठीक है, तो ये हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मिस्टर ट्रंप आए, पावर में आए, तो ट्रंप भाई साहब ने जो है इस डील से अपने आप को आउट कर दिया। उसने कहा कि मैं इस डील को नहीं मानता हूं। तो यूएसए तो बाहर हो गया, बची बाकी 5 कंट्री, 4 जो है परमानेंट कंट्री और एक जो है वो जर्मनी। वो अभी भी ईरान के साथ डील करने में बनी हुई है।
लेकिन 2018 में जब ईरान इस डील से यूएस से अलग हुआ, तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, सिक्योरिटी सैंक्शंस वो लगा दिए, और हर उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जो ईरान से डील कर रहा था ट्रंप ने। तो वो सारी चीजें हुई, तो उसके बाद से यूएसए और ईरान के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए 2018 के बाद से। लेकिन अब जैसे मिस्टर बाइडेन आए हैं, तो वो थोड़ा सा हिंट उन्होंने दिया है कि शायद ईरान के साथ वो दोबारा से डील कर सकते हैं। ये फिलहाल सिर्फ हिंट दिया है, और ये हिंट एक्चुअली अमेरिका ने सीधा नहीं दिया है। तो ओमान के जो सुल्तान है, मिस्टर सईद बद्र अल बुसैदी, ये नाम अगर आपको याद नहीं करना है, इन्होंने मीडिया में कहा है कि ईरान और यूएसए के बीच में एक डील हो सकती है। ये अभी सिर्फ हिंट है, हालांकि दोनों कंट्री इसके लिए सीरियस हैं। ईरान के जो रिलीजियस जो लीडर हैं खुमैनी जी, उन्होंने भी कहा है कि भैया हम लोग इस डील को लेके सीरियस हैं। तो काफी सीरियस नजर आ रही हैं दोनों पार्टीज। लेकिन अगर ये अग्रीमेंट हो जाता है, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो ये जो अग्रीमेंट है वो इनफॉर्मल होगा, अनरिटन होगा, ठीक है, लेकिन इसका आउटकम बड़ा जबरदस्त हो सकता है। पहली बात तो ईरान की जो एनरिचमेंट है वो जो 60% के आसपास पहुंची है ऑफिशियली, हालांकि अनऑफिशियली तो 80% के पास जा चुका है, तो वो ईरान ने कहा है कि वो फ्रीज करेगा, ठीक है। दूसरी बात, इट विल नॉट अटैक यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स इन सीरिया एंड ईरान। यहाँ पे ईरान जो है काफी अटैक करता रहता है, तो उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर अटैक नहीं करोगे, सीधी सी बात है। उसके अलावा जो आईएई है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, आप उसके साथ डील करोगे और आपकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको ऑडिट करवाओगे। ईरान ने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ईरान रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने कहा आप वो नहीं करवाओगे। ईरान ने कहा चलिए ठीक है, मैं वो भी नहीं करवाऊंगा। और 3 सिटीजन है ईरान के अंदर जो अमेरिकन सिटीजन जो है जेल में बंद है, तो एक आप उनको छोड़ोगे, ठीक है, ये हो गया। बदले में अमेरिका ईरान को क्या देगा? बदले में जो सैंक्शंस हैं, 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा का जो ईरान की जो भैया पैसा है, वो अलग अलग कंट्री के अंदर फ्रीज कर दिया गया है। तो एक तो आप हमारे से सैंक्शंस हटाओगे ताकि हमें हमारा पैसा मिल सके, चलिए ठीक है। ऑयल टैंकर्स वगैरह को सीज नहीं करोगे, ये भी मान लिया हम लोगों ने बात। और कोई भी यूनाइटेड नेशन के अंदर एंटी ईरान रेजोल्यूशन अमेरिका नहीं लाएगा। ये दोनों कंट्री के बीच में बेसिकली इस तरह के कुछ अग्रीमेंट यहाँ पे होंगे फ्यूचर में, अगर होगा तो। बेसिकली अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। तो दोनों के इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, देखिए, क्योंकि ये सीधी सी बात अभी अनरिटन एग्रीमेंट है, तो मिस्टर जो बाइडेन को कांग्रेस के थ्रू नहीं आना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर उतना ज्यादा नहीं होगा। उसके अलावा वैसे भी यूएस सैंक्शन का कोई ज्यादा बेनिफिट हो ही नहीं रहा है ईरान के ऊपर, तो भैया क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए। हालांकि वो सेक्शन हटाएंगे नहीं बहुत ज्यादा, बट स्टिल किसी का फायदा नहीं हो रहा तो उसको कोई मतलब नहीं है ना। उसके अलावा आप ये देखिए कि भाई अ, अमेरिका के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर तो है, क्योंकि सैंक्शन का ज्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है, ऊपर से वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा रहा है, तो बाइडेन के ऊपर ये प्रेशर तो था ही। उसके अलावा इसराइल वाले भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, पहले डालते थे वो लोग, लेकिन अभी इसराइल का उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा यूएसए के ऊपर, तो यूएसए अभी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज वगैरह बेसिकली यहाँ पे लेके आता है। और सऊदी अरेबिया के साथ जिस तरह से ईरान की डील हुई है, तो भाई कहीं ना कहीं अगर अमेरिका कर लेता है ईरान के साथ, तो यार सबके लिए बेनिफिट ही है ना। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिलीज होंगे, उसकी वजह से जो जो ईरान का आम आदमी है, आम सिटीजन है, तो उसका लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव होगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी वगैरह बहुत काफी बढ़ गई है ना, वो सारी चीजें। उसके अलावा जो ऑयल का प्राइस है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ईरान बहुत सारा ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, तो जो इसलिए ऑयल की मार्केट में प्राइस भी बढ़ गया है। तो ईरान के ऊपर अगर सेक्शन थोड़े से इंप्रूव होंगे, मतलब नहीं रहेंगे, तो ईरान इंप्रूव करेगा, मार्केट के अंदर ऑयल लेके आएगा, तो ऑयल के प्राइस भी डाउन जाएंगे। अमेरिका तो यही चाहता है ना। उसके अलावा ईरान की सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन और बेटर होंगे, तो ये कहीं ना कहीं सभी चीजों के लिए बढ़िया है। तो ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। इंडिया के इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के परस्पेक्टिव से, जो हमारा काम का टॉपिक है, ठीक है। अब जो बंदर अब्बास पोर्ट है, चबाहर पोर्ट है, तो हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि अभी हमारी कई सारी प्राइवेट कंपनी के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं जो चबाहर पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व थे, तो सैंक्शंस हटेंगे तो ये काम थोड़ा फास्ट होगा, ऑब्वियसली बात है। पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के का जो रेलेवेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अगर इसको डेवलप कर लेता है यहाँ पे। उस तरह हमारा जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि ईरान भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो ये और ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं इसके लिए, है ना। बेटर इंप्रूवमेंट होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वो सारी चीजें। उसके अलावा अब ये चीज देखिए कि इंडिया बहुत सारा ऑयल ईरान से इंपोर्ट करता था सैंक्शन से पहले, अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भाई इंडिया की जो ऑयल सिक्योरिटी है वो भी इंप्रूव होगी। ईरान का जो ऑयल है काफी हाई क्वालिटी ऑयल होता है, स्वीट ऑयल होता है, तो उसको प्योरीफाई करना ज्यादा आसान होता है हमारे लिए। तो इंडिया का तो बेनिफिट इसका ऑफ कोर्स है। बाकी पूरे मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहेगी, वो एक अलग चीज है।
तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस तरह के टॉपिक्स के अंदर। चलिए जी, उसके अलावा 1-2 एडिशनल से आर्टिकल हैं, कुछ खास मज़ा मुझे नहीं आया। साइक्लोन के बारे में हम लोग पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको आज इंक्लूड नहीं किया है। तो ये आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।